लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम। मेरा फिलॉसफी लेने का कारण मेरे सवाल हैं। अच्छा, कैसे सवाल है तुम्हारे? सर, जैसे हम सांस क्यों लेते हैं? हम दोनों ना एक ही हैं। हाँ। हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं परिक्रमा नहीं करता सदानंद, बस यात्रा कर रहा हूँ। मैं कुछ बड़ा नहीं करना चाहती, इसके बाद छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो ये शरीर कपड़े है ना? क्या बोल रहे हो? इसके अंदर कोई है जिसकी वजह से प्राण है। छोड़ दो सब कुछ, ये बुक, ये आर्गुमेंट, ये एक्सपेरिमेंट। भवी, मैं अब भी पूछता हूँ, चाहो तो शादी कर लो। तुम सिर्फ इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ो कि तुम क्या हो। Who am I? कौन हूं मैं? को अहम। Ko Aham, or who am I? That universally pondered question for millennia forms the core of an austerely told and evocatively short film of the same name. The film, directed by Shirish Khemaria, a 23-year-old Mumbai filmmaker, based on the critically acclaimed novel by Ashok Jamnani, was shown at the ongoing 13th Chicago South Asian Film Festival, the main part of which opens on September 22nd. The average age of the film's crew is 25 and under, but exudes a sure-footedness beyond their age in terms of filmmaking, performance, and overall storytelling. Although the film's theme is necessarily heavy in its angst-ridden quest, it captures the existential struggles of its protagonist, Bhavitavya, played by Chetan Sharma, without much fuss. Shirish, Chetan, his co-star Rishika Chandani, and Ashok spoke to Bharat FM and Bharat TV, a media partner to the Chicago South Asian Film Festival. अच्छा शिरीष, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। पहले तो ये बताइए, को अहम जो किताब है, आप किताब के बारे में पहले बताइए। आपने खैर, इट्स ऑब्वियस दैट यू फर्स्ट रेड इट, and what made you see cinematic potential in it? I ask because the core of the novel is rather existential angst and curiosity. So बताएं, how did you first think of that it has cinematic potential? Okay, so actually I belongs to MP, मध्य प्रदेश, in central India. और कहीं ना कहीं जमनानी जी भी हमसे 3 घंटे की दूरी पर हैं। अच्छा। और हाँ, तो हम लोग बिल्कुल सेम स्टेट से हैं, सेम प्लेस से हैं, और नर्मदा हमारा कोरी है। तो जब मैंने पहली बार मैं इस सर्च में था कि मैं कौन सी फिल्म एज अ फीचर फिल्म बनाऊंगा, कौन सी स्टोरी कहूंगा। और उस टाइम मैं भी काफी फिलॉसफी एक्सप्लोर कर रहा था। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 17। Oh, I'm sorry. तो डेथ की तरफ मेरा इंक्लिनेशन तब से ही है। मैं रिसर्च कर ही रहा था, तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे नोवेल जो है वो गिफ्ट की। और मैं जर्नी कर रहा था उस टाइम। मैं मुंबई के रास्ते पर था, मैं मुंबई आ रहा था। और आई यूज्ड टू स्टडी हियर इन विस्लिंग वुड्स। आई एंड ऋषिका शेयर सेम कॉलेज। Right. तो बस मैंने वो जैसे ही मुंबई पहुंचते पहुंचते वो किताब खत्म की, और मुझे लगा कि वहाँ मतलब एक तो नर्मदा, और वो विजुअल्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। जो नर्मदा है उसका ओरिजिन है, और उसका ओरिजिन होते होते जो सारा विस्तार है, और उस पे हम एक नदी के थ्रू एक लाइफ, डेथ और एक जीवन की पूरी कहानी कह रहे हैं। तो वो मैं फील कर पा रहा था। शायद कोई और मुंबई का फिल्म मेकर फील ना कर पाता जिसने वो वर्ल्ड ना देखा हो। तो मुझे बस लगा, और मुझे तब तक बिल्कुल नहीं पता था कि ये किसने लिखी है, क्या है। ये तो समझ गया था जरूर कोई इस जगह से जाना पहचाना व्यक्ति होगा, उन्होंने लिखा होगा। और बस मैंने राइटर का नाम पढ़ा, और राइटर का नाम था, उसमें था होशंगाबाद। मैंने कहा बस फिर जस्ट हम और जमनानी जी कनेक्ट हुए, और चीजें आगे बढ़ी। अच्छा, अशोक आप बताएं, आप जब लिख रहे थे ये आपकी नॉवेल, तब आपके जहन में ये बात थी कि इसमें कुछ सिनेमैटिक पोटेंशियल है?
हाँ, ये तो बहुत मजेदार बात ये है कि मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं था कि मैं जिसे लिख रहा हूँ जिस किताब को, उस किताब को कोई पब्लिश भी करेगा। सिनेमैटिक तो बहुत दूर की बात है, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई, क्योंकि मेरा कोई लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं था और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, और अच्छा। मेरी फैमिली का भी बैकग्राउंड बिजनेस का है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई कहानी लिखूंगा और उसे कोई पब्लिश करेगा। तो जब मैंने इसे लिख लिया और फिर मैंने अपने जिन्होंने इसे टाइप किया, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप इसको जरूर पब्लिश कराइए, और अच्छा। ये किताब जरूर लोग पढ़ेंगे। तो फिर मैंने, तब भी मुझे यकीन नहीं था, तो फिर मैंने अपने एक दोस्त को दी, वो यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हैं अब। उस समय तो मैंने उनको दी, मैंने उनसे कहा कि आप इसे एक बार पढ़कर देखिए कि आपको लगता है कि लोग इसे पढ़ेंगे। तो वे कहीं जा रहे थे, इंदौर तक जा रहे थे, तो उन्होंने इंदौर तक पहुंचते पहुंचते वो पढ़ लिया, जो उसकी पांडुलिपि थी उसे पढ़ लिया, और मुझे वहीं से रास्ते से फोन लगा करके कहा, बोले तुम्हें जो पहला पब्लिशर मिल जाए तुम इसे जरूर पब्लिश करा लो, इस किताब को जरूर लोग पढ़ेंगे। अच्छा। तो फिर शायद उसको, उस किताब की ये डेस्टिनी थी। फिर मैं गया और ये सच में किताब पब्लिश हो गई, और मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी ने इसे अवार्ड भी दिया। और उसमें जो सबसे खूबसूरत बात थी कि जब ये पब्लिश हो रही थी, तो जब उसके बाद यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पीक मैके, उसने, क्या? जो उसके हेड हैं डॉक्टर किरण सेठ, वो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं, थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम जयपुर में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तुम उसे वहां ले आओ, हम इसका विमोचन करेंगे। तो इस किताब की शायद ऐसी डेस्टिनी थी कि जब इसका विमोचन हो रहा था, तो उस कार्यक्रम में बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई बजाई, अरे वाह। और पंडित बिरजू महाराज जी का नृत्य हुआ, और उस समय वो कार्यक्रम जयपुर में था, तो राजस्थान की राज्यपाल थी, जो वो बाद में हमारे देश की राष्ट्रपति बनी। जी। तो उस कार्यक्रम में ऐसे लोग थे, और वहां ये किताब, इसका विमोचन हुआ, डॉक्टर किरण सेठ ने इसका विमोचन किया। और मुझे, और फिर जैसे ही किताब आई, फिर इसे साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दे दिया। फिर तो बहुत हजारों लाखों लोगों तक ये, इसके 12 संस्करण आ चुके हैं, बहुत लोगों ने इसे पढ़ा। तब भी मुझे यकीन नहीं था कि इस पे शायद कोई फिल्म बनाएगा, लेकिन जब चेतन ने मुझसे बात की, और चेतन ने जिस तरह से मुझसे बात की, वो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। क्योंकि चेतन ने मुझे, माफ कीजिए, श्रीश ने मुझे, मैं चेतन सामने आए चेहरा उनका तो मैं चेतन बोल गया, शिरीष ने जिस तरह से मुझसे बात की, तो जी। शिरीष ने मुझे पूरी कहानी सुना दी इसकी, आपने इस किताब में ये लिखा है, आपने इस किताब में ये अच्छा। लिखा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक किताब पढ़ने वाला व्यक्ति लेखक से भी आगे पहुंच गया, और उसने उसमें वो सब भी तलाश लिया जो शायद लेखक के, हम सोच सकते हैं कि अवचेतन में था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मेरी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, मैंने, समझ लो, आज से तुम्हें किताब के राइट्स दे दिए, अब तुम्हें जैसा इसका प्रयोग करना है वैसा करो, जो फिल्म बनाना चाहते हो बनाओ। और अच्छा। शीश ने, फिर हमारी लंबी बातचीत हुई, लेकिन शीश ने जो काम किया है, और वो सच में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतर किया है। और बहुत, चेतन ने, ऋषिका ने, और बाकी जो सारी यूनिट है, सब ने मेरी किताब के साथ बहुत न्याय किया है। अक्सर जो साहित्य वाले लोग रहते हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारी कहानी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी कहानी के साथ इन्होंने मेरी कहानी को कहानी से भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है, तो इसके लिए मैं अच्छा। इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा। जी। आप, आपकी क्या उम्र, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपकी उम्र के, मैं आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न, क्योंकि आप सब लोग काफी यंग लगते हैं और इस तरह की एग्जिस्टेंशियल हाँ, थीम पे। ये सारे लोग बहुत यंग हैं, मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ, मैं 51 का हूँ। हाँ, तो आप ये सारे मेरे, लोग बहुत नौजवान हैं। आप मेरी और हैं, मैं। और लेकिन उसमें आप, मजेदार बात यह है कि जब ये कहानी मैंने लिखी, जब कहानी लिखी थी तब इनकी उम्र का था मैं। ओह न, चलो वो भी ठीक है, क्योंकि उस उम्र में इस तरह का सोचना इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, जी। इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा चेतन, आई वांट टू आस्क यू। नहीं, लेकिन ये असल में जी बताइए, बताइए। जी, असल में जब ये कहानी लिखी थी तो मेरी उम्र तब काफी कम थी, ये 2006 में पब्लिश्ड हुई है, लेकिन ये कहानी असल में लास्ट 90s में मैंने लिखी है। तो समझ लीजिए कि अच्छा। लगभग लगभग 25 साल पहले ये कहानी लिखी थी मैंने।
अच्छा अच्छा जी जी Uh, Chetan, I wanted to ask you as an actor, as a young actor, Yeah. what drew you to a theme which is so quiet in many ways, yet so profound? आप तो अभी काफी young है, obvious है. So, what is it that draws an actor of this age towards a theme like you, like this one? So I guess I had a very good discussion. We had very profound discussions with while working on the film. So the first time when Shirish told me about the script and the entire story, and then I got to read the novel by Ashok sir. So it it has all those profound existential questions which all of us are seeking answers to, and all this process of seeking answers, I guess that only happens in silence whenever we are alone, and whenever we are we are we are trying to seek peace. So that entire process of seeking for answers, वो हमेशा बहुत ही शांत माहौल के अंदर ही होती है, और कहीं ना कहीं वो इंसान के अंदर गहरा भी जाता है. So हम और फिर जब ये फिल्म मेरे पास जिस वक्त इसके बारे में डिस्कशंस चल रहे थे, तो हमारा फर्स्ट लॉकडाउन जो था, दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, एंड दैट एंटायर टाइम ऑफ लॉकडाउन, that was a phase of isolation which was forced upon us, जो कि पूरी दुनिया में ही चल रहा था, and there were different kinds of things we are looking at around the world. बहुत तरह की चीजें जो थी, जो आपको डिस्टर्ब करती थी. सो उन सब के बीच में एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि हमारा जॉब होता है एम्पैथी, सो दैट वी कैन फील व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू. और उस वक्त वो इतना ज्यादा हो गया था कि आई हैड टू मेनी क्वेश्चंस एंड आई हैड नो वे टू फाइंड द आंसर्स फॉर देम. एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ क्वेस्ट, एक ऐसा कोई प्रोसेस जिसके अंदर मैं उन सब चीजों का आंसर ढूंढ सकूं, या एटलीस्ट वो सवाल तो रख सकूं. जी जी. सो जब अशोक सर से वो सारे डिस्कशंस हो रहे थे और शिरीष से वो डिस्कशंस हुए थे, और मुझे पता चला कि हम नर्मदा के इर्द गिर्द इस फिल्म को शूट करने वाले हैं. सो द आइडिया इटसेल्फ वाज वेरी सूदिंग. And in terms of process, I guess I'm a very I'm a very quiet person in my life also. So I'm not very talkative. मैं बहुत ज़्यादा बातें मैंने एक शेर सुना था कहीं पे, उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो. वाह भाई वाह. तो वही काफी कुछ असर कर गया. तो सारी चीजों का ऐसा सामंजस्य था कि मैं भी कुछ खोज रहा था, और ये फिल्म भी उस वक्त इतने सही और सटीक सवालों को लेकर सामने आई. तो ये प्रोसेस मेरे लिए भी उतना ही हेल्पफुल था, एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग. अच्छा. I don't know if Rishika can hear me. I can't see her, but I presume she can hear me. Nevertheless, मैं आपसे पूछना चाहूंगा शिरीष कि ये जो इस कहानी की थीम इतनी गहरी है, आपको कभी बनाते हुए ऐसा महसूस हुआ कि शायद ऑडियंस कुछ इसमें से डिस्कनेक्ट हो जाए एट सम पॉइंट? ऐसा कभी लगा आपको? मेरा मानना ये था कि ये सवाल जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, और वो एक टाइम पर, एक जिंदगी में एक ऐसा समय होता है जब आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगी ही. मतलब आप उसे अछूते नहीं जा सकते. कभी ना कभी वो सवाल आपके जहन में जरूर आएंगे. तो मैंने ये नहीं सोचा था कि फिल्म, ये तो बनाते वक्त हम लोग बिल्कुल क्लियर थे सभी कि फिल्म आए और हाउसफुल जाए, तो वो तो था ही नहीं कुछ. हाँ, धीरे धीरे समय के साथ फिल्म जिंदा रहेगी, और जब जब जिसको जरूरत होगी इस फिल्म की, वो उनको मिल जाएगी. जी. तो मुझे ये नहीं था कि कोई एक बंदा भी इस फिल्म को देखे, और
वो उसके लिए यूजफुल हो बस, अच्छा फिर समय समय के साथ। जी जी। मेरे जहन में दो बातें उभरी जब मैं देख रहा था। एक तो इनका जो नाम है भवितव्य, शायद हिंदी सिनेमा में इस तरह का नाम कभी किसी ने सुना नहीं होगा। और दूसरा, आपके जो गुरु हैं, उनका किरदार जो है, वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, यायावर। यायावर जो है वो भी हिंदी सिनेमा में शायद कभी पहले इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। तो आपको ये सब जब लिख रहे थे, सुन रहे थे, तब कोई ऐसा मिसगिविंग्स बिल्कुल नहीं हुआ कि ऑडियंस क्या सोचेगी, उनको समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ये बेसिकली ये था कि आजकल फिल्म का मीडियम इतना वो हो गया है, वास्ट है। मैं इसको बहुत रियलिस्टिक रखना चाहता था, जिस तरीके से शायद ऐसे लोग बात करते हैं और शायद जिस तरीके से इनके नाम होते हैं। भवितव्य के नाम पर जमनानी जी काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों उसका नाम भवितव्य है। उनसे मैं बोलना चाहूंगा। और यायावर और ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इस तरीके के लोग स्वामी जी वगैरह यूज करते हैं, तो वो बड़ा रियलिस्टिक बनाना था। मेरा ये था कि हम फिर उसको सबटाइटल करेंगे तो वो तो एक यूनिवर्सल चीज हो ही जाएगी, वो पहुंचेगी ऑडियंस तक। Right, right. Is Rishika back? ऋषिका हियर, हेलो। Hello. Yes, yes, yes. Yeah. No, the question that I had asked of your co-star, I don't know if you heard it. So sorry, my battery died. This is Oh, my no, father's phone. no, that's Yeah. okay. No, that's okay. मैंने Yes, उनको ये पूछा था that as a young actor, whether Chetan ever considered a movie of this nature. आपकी तो पहली feature film है. How did you approach it as an actor? Sir, I will honestly say that I'm very grateful that this is my first film, because I would have never imagined playing Aditi in my life, like, or doing such a good film, because I always watched Masan and films like Andhadhun, and so many films like Aankho Dekhi, and I always used to feel how do they act, how to be a natural actor. We all seek that realism inside us. So I feel this film has given me that, and like I could have asked for nothing else than this. So I'm very grateful, Yeah. and I think this was in destiny, or like I don't know what was it, but I'm really very grateful for that. चेतन, इसमें एक सीन है जहां पे आप बात कर रहे हैं अपने गुरु से, and you're talking about sort of the form and the formless, nirgun and sagun. Uske when you shoot a film, a scene like that, as an actor, how do you bring a sort of emotion out which does justice to something so profound? Sagun and Nirgun is very, very Indian. It doesn't exist anywhere else. Yeah. So I was, for the entire time, I was looking at Bhavitavya as a student. He's inquisitive and he's factual to the knowledge which is bestowed on him. So he's gaining all the wisdom he's getting from books, जहाँ पे उसको बताया जा रहा है, हो सकता है वो एक बैकग्राउंड से है जहाँ पे उसे सगुण बताया गया है उसे भगवान के बारे में, जिसको उसने सुना तो है हमेशा लेकिन कभी खुद पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वो उसके बाद भी वो उन सवालों के जवाब ढूंढता रहा। एंड उसने रिलीजन, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी इन सबको एक ही समझा है। Right. सो उसने खुद को स्टूडेंट ही रखा, और वो जब इन सब के बारे में बात भी करता है तो वो एक स्टूडेंट की तरह ही बात करता है कि मुझे समझना है एग्जैक्टली कि आप जब कहना चाहते हैं सगुण और निर्गुण, तो आपका मेरे गुरु का क्या पर्सपेक्टिव है, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं सीख कर रहा हूँ आंसर, उनका क्या पर्सपेक्टिव है इनके बारे में, कि शायद यही सॉल्व कर दें। लेकिन जो गुरु भी हैं वो भी पूरा वक्त, क्योंकि कोई कंक्लूसिव आंसर है नहीं इस चीज का, एंड दैट्स व्हाट गुरु इज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि इन चीजों का कोई कंक्लूसिव आंसर है नहीं, तू कितना भी पढ़ ले, तू कितना भी जान ले,
So for the entire scene, my only quest was to be a student एंड किसी भी फैक्ट को या किसी भी एक्वायर्ड नॉलेज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होना है. जी जी जो भी फुलफिलिंग नहीं है आंसर, वो फुलफिलिंग नहीं है. तो वो वैसे बहुत पोलाइट है, सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन अगर कोई चीज उसको नहीं सैचुरेट कर पा रहे हैं उसके क्वेश्चंस को, सो ही विल रेज हिज वॉइस एंड ही विल टेल देम कि सर ये तो कोई जवाब नहीं हुआ. Right, right. You know, interestingly, for me, I come from a very different generation in terms of what I have seen in life. I'm 61 years old, so you can imagine that I've had a lot of years on all of you put together. एक जब मैं देख रहा था फिल्म, मुझे एक गाना जहन में बार बार आ रहा था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा. It's a great song by the great साहिर लुधियानवी. संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे. There is that bit of conflict in the mind of Chetan's character. Shirish, did you have any reference of that sort, और अशोक शायद बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने लिखा था इस हाँ. तरह की फिलोसफी जो. तो एक्चुअली आपने सॉन्ग का जिक्र किया है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम जब भी कोई सीन का डिस्कशन करते थे तो हमारे पास हर सीन के पीछे एक सॉन्ग होता था. Right. तो मेरा डायरेक्शन स्टाइल है, तो हमने इस दौरान जो है कबीर को बहुत जिया है. अच्छा. क्योंकि मुझे लगता है कि कबीर जो है वो संतों के भी संत हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बात, एक्चुअली जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने वो गरीबी से ऊपर उठ करके सब अमीरी में बुद्ध पुरुष बने हैं, जिनके पास सब कुछ था. पर एक जुलाहा जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है रात के, और वो बुद्धत्व की बात करे, वो मेरे लिए बहुत डीप बात थी. तो हमने इस दौरान कबीर के दोहों से रेफरेंस ले लेके हर सीन को डिजाइन ज्यादा किया है. तो अच्छा. मैं, चेतन, ऋषिका, हम सब नर्मदा तट पर बैठते थे, कबीर को जीते थे, और उस बीच ऐसे फिलोसफिकल सॉन्ग, गाइड के यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर तू जाएगा कहाँ, जी जी. तो ये क्या सॉन्ग्स पुराने. लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला. This song, I loved it. No, but it's amazing. I tell a lot of my American friends here that Yeah. If you look at the sheer output of Hindi cinema songs, first of all, there is nothing like that exists anywhere in the world. That's number one. Number two, you cannot imagine a single human situation which some Hindi cinema lyricist has not addressed. Think of a human experience, you'll find at least 10, 20, 30, 40 songs about it. Absolutely. So I'm glad that songs were your reference. Ashok, मुझे आपसे ये पूछना था, in the process of writing the movie, did you come across? I think Ashok sir is not there. He's not there? Yeah. अच्छा, कोई नहीं. No, so let me ask the three of you, while reading the book, for instance, Shirish, आपको ऐसा लगा कि इस पॉइंट पे जब पहुंचे आप, that this is the crux of the film, वो कब लगा आपको? वो एक्चुअली फिल्म का पूरा बिल्डअप उसके एंड के लिए है, जो उसका क्लाइमेक्स है. जी जी. तो वो हर एक मोमेंट पे मुझे लगता रहा, जब पर मैंने वो एंड उसका, अभी तो डिस्क्लोज कर नहीं सकता हूँ, बट जब मैंने उसका एंड पढ़ा, और एक ऐसा होता है कि अमेज्ड, अभी तक मेरे रिएक्शन निकले थे जो भी फिल्म देखता था. एक होता था वाओ, एक सैड, एक क्वेश्चन पे. इस टाइम मैं पीस में उठा. अच्छा. जब मैंने उसका वो किताब में एंड पढ़ा और मेरे पास एक पीस था, और ये पहली बार मैं किसी बुक या फिल्म या किसी भी चीज से फील कर पा रहा था. तो वो पीस के लिए वो एक पॉइंट था कि हाँ, अब बस बात खत्म है, इसको कहना है. अच्छा, आपकी क्या उम्मीद है ऑडियंसेस से, ये जब फिल्म देखेंगे जैसे शिकागो में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग किस तरह से रिएक्ट करें? हाँ, तो सर शायद कल स्क्रीन हो चुका है शिकागो में, और मेरा बस यही है कि ये मेरा थॉट है, ये एक्सप्रेशन है मेरा, और मैं इस तरीके से देखता हूँ जिंदगी को. और
जो शायद मैंने थोड़े बहुत लोग तो काफी समय लगाते हैं, और जो मैंने 2-4 साल भी फिलॉसफी के लिए दिया है और अपनी फिल्म मेकिंग के लिए दिया है, और दोनों दोनों के मेल को मैंने मिलाया है, तो ये थोड़ा बहुत मैं देख पाता हूँ। और मैं बस एक डिस्कशन चाहता हूँ कि अच्छा। लोग डिस्कस करें फिल्म के बारे में, फिल्म को देखें, और उनके दिमाग में ये थॉट जीवन को लेकर के आए कि हाँ, यहाँ से जाना भी है। हम आ तो गए हैं, पर इस क्वेस्ट में रहते हैं कि बस आ गए हैं, अब हमें यहाँ गृहस्थी बसानी है और रहना है। पर जिस दिन मृत्यु का थॉट आ जाता है तो जीवन काफी चेंज हो जाता है। तो मुझे ये क्वेश्चंस उनके अंदर जगाने हैं, जो भवितव्य के क्वेश्चंस हैं, और उनको उनके सर्च पर लगाना है, जो कि Right. सबका अपना अपना सर्च है, जो कि भवितव्य का सर्च नहीं है। Right. Right. जी। Chetan and Rishika, आप मुझे ये बताएं, now that you've done a film like this, do you feel that it might influence your choice from here on of choice, the kind of films that you choose to do, or you think that this is just another film? So I feel this will definitely change my opinion. Like this film has definitely changed my opinion on how, like what kind of films I want to do Mhm. and what kind of craft I want to follow. So yes, yes, this will change my opinion. I want to do uh, like something which includes more of character and more of life in it. I should say. So yes. And Chetan? Yeah, sorry, I couldn't follow the question. Can you No, please repeat? I was asking, having done a film of this nature, do you think what the kind of work you do now could be influenced by that, or you think it's just another film? I think uh, this film has a major contribution to my understanding of life. आई गेस आपके जीवन में जितने भी एक्शंस होते हैं, वो उससे आप कुछ ना कुछ गेन करते हैं। आप या तो सीखते हैं या जीतते हैं। सो ये यहाँ पे काफी सीखने वाला प्रोसेस था। यहाँ पे मैं और अधिकतर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे आप सीन के बारे में डिस्कस करते हैं, या तो आप स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। बट this film was entirely about life and what it does to you, and all the discussions were so vibrant। क्योंकि जब मैं ऋषिका से बात करता था, जिस तरह के बैकग्राउंड से ऋषिका आती हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का, शिरीष का जो पर्सपेक्टिव है, और आप सेट पे जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप कहानी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन आप जब जब किसी हमारे क्रू में कोई लाइटमैन है, जब आप उनसे बात करते हैं कि भैया जीवन क्या है बताइए जरा, या आपको क्या लगता है कि नदी के किनारे बैठे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी। तो ये इन सारी चीजों से जितनी चीजें ऐड होती हैं हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग, कि बाकी आप और अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, आप क्राफ्ट भी गेन कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी फिल्म जहाँ पे आप सिर्फ इन चीजों के बारे में डिस्कस कर पाए जो आप इन जनरल नहीं कर पाते। जी। और it was also helping in the process of working on the scenes and everything। तो हम लोग पूरे दिन में जो भी डिस्कस करते थे, जितने भी लोगों से मिलते थे, वो हम शाम को पैकअप के बाद में खाना वाना खा के जब हम तीनों बैठते थे, तब हम लोग उन सब पे चर्चाएं करते थे कि पता है आज ये हुआ, आज इसने ये बोला, अरे यार ये बड़ी मजेदार बात हुई, और ये हम सीन में इस तरह लेकर आ सकते हैं। तो वो सिर्फ सीन के लिए या स्टोरी को तो जितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कर ही रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्वर्जेशंस का और एक्सप्लोरेशन का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, तो वो हमें एज ह्यूमन बीइंग हमें आगे जीवन के लिए बहुत कुछ देता है। Right. तो बाकी सारी चीजें मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती हैं, लेकिन हाँ मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ अच्छे लोगों से मिला, एक अच्छे सिनेमा पे हमने काम किया, और हमने माँ नर्मदा को एक्सप्लोर किया। मतलब मैं इस पहली दफा था जब मैं एमपी गया
इस फिल्म के दौरान, और मुझे उस वक्त देखने मिला कि एमपी सचमुच कितना खूबसूरत है। तो हाँ, that's और my takeaway. मुझे एक और चीज बोलनी है, चेतन का वे ऑफ एक्टिंग, वे ऑफ आर्ट, मेथड जो बोलते हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट है। मतलब हमें एक भी जगह ऐसा नहीं लगा हम कहीं पे एक्ट कर रहे हैं। लाइक आई स्वेयर आई एम वेरी ऑनेस्ट। और हम लोग सिर्फ डिस्कस करते थे सीन, और एक टाइम के बाद से लगने लगा था दैट ही इज भवितव्य फॉर मी, एंड आपको भी लगने लगा होगा दैट आई एम अदिति फॉर यू, एंड वी नेवर थॉट दैट वी आर एक्टिंग फॉर दिस फिल्म। तो yeah, he is a very good actor. Previously I was telling him that about you. She was mentioning that. Shirish, tell me about the emergence of the OTT and how it would influence your career as a filmmaker, क्योंकि इतना सारा choice हो गया है अब। You can make any content that you want and there will be some taker for it. तो next क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, तो अभी इस फिल्म के साथ जो है ये तो हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन था, तो कर दिया गया है। और लाइक ओटीटी आने के बाद ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं मिस्टर शिरीष प्रकाश, डॉक्टर आलोक प्रकाश, और विदाउट एनी सवाल और कुछ के उन्होंने जो हमें चाहिए था वो प्रोवाइड किया, और हम जैसे नए लोगों पर ट्रस्ट कर पाए। सारी टीम जो है वो 25 साल से ही कम है, तो और सब इतना बड़ा क्वेश्चन कह रहे हैं और जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, और वो ट्रस्ट भी उनका डेवलप हो पाया क्योंकि ओटीटी अब मार्केट में है, और ओटीटी इस तरीके का सिनेमा आने दे रहा है बाहर। और तो पैरेलल सिनेमा काफी समय से एग्जिस्ट कर ही रहा है इंडिया में, बट वो ज्यादा बाहर आ नहीं पाया, और ओटीटी के कारण अब दिलचस्पी भी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स हैं जो फेल हो रही हैं, बहुत सारी बॉलीवुड कमर्शियल हैं जो थिएटर में फेल हो रही हैं, और कुछ छोटी फिल्म्स आ रही हैं जो कि कर जा रही हैं। तो जैसे साउथ का सिनेमा काफी अच्छा कर रहा है, मलयालम सिनेमा काफी अच्छा कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी को लेकर रूटेड रहते हैं जी। तो मेरा ये था कि एक तो हमने कर ही दिया है अपने तरीके से, बट थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मसाला अभी ऑडियंस से छूटा नहीं है। हम डायरेक्टली इतनी बड़ी बात कर नहीं सकते हैं, तो एक हमारी को हम रहेगी, और आगे मैं काफी कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं कमर्शियल भी बनाना चाहता हूँ, फिर कभी लगेगा तो इस तरीके की फिल्म भी करना चाहता हूँ, लिमिटेड नहीं करना चाहता। अच्छा, और ये रिलीज कहाँ पे हुई है अभी फिलहाल? अभी ये फेस्टिवल में ही हो रही है, तो मैं थैंक करना चाहता हूँ शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल का, और केतकी जी का और जिगर जी का, जिन्होंने फिल्म को रखा और अभी फेस्टिवल ट्रैवल कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं फिल्म तक। तो अभी तक हमने 10 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है क्रैक किए हैं। अच्छा, या और just last couple of things before I let you all go. I don't know if Ashok is back. I can see him, but वो सुन पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं है मुझे। नहीं, लगता नहीं है। अच्छा, खैर, एक तो मुझे आपके थ्रू बताना था, आपके जो सिनेमेटोग्राफर है शशांक, please pay him my I'm an extremely visual man, for as long as I remember. Trust me, I understand what great visuals are. That's why I would strongly recommend you watch movies of Andrei Tarkovsky, the great Russian filmmaker. If you want to know what cinema is, just pure cinema, forget the storytelling, as a visual medium, check out Tarkovsky's. It's there on YouTube. I can send you the links. शशांक को मेरी ओर से कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, because there were several shots which were so clutter free. Especially एक सीन है जहां आपके इनको ट्रक में बिठा के दो ट्रक ड्राइवर्स एंड क्लीनर खाना खिलाते हैं. There is a close up as the three of them sit down to eat. That framing was a memorable framing. So please मेरी ओर से कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा उनको. बिल्कुल, जरूर. और शशांक के ऑन बोर्ड आने के बाद मैं उनकी बात बताता हूँ कि जिस तरीके से फिल्म को एक विजुअल फील उन्होंने जो दिया है, जो कि इसका बहुत बड़ा यूएसपी बन रहा है. तो शशांक काफी अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं,
और अच्छा काम कर रहे हैं अभी उसके बाद से भी, और सिनेमेटोग्राफी फैकल्टी भी हैं वो कुछ इंस्टीट्यूट में, और अच्छा। उनका विजुअल सेंस काफी स्ट्रांग है। और So that's one. The other thing I wanted to convey, and it may come across as odd when I say this, but I mean it as a very sincere, genuine compliment to Mr. Surendra Rajan. Yeah. There is a scene in your film where he breaks into a coughing fit. उनको एकदम से कुछ खा रहे होते इनके साथ बात करते करते, I think you were eating some fruit and he starts coughing. I'm sure it was part of the script. मैंने सिनेमा में इतना कन्विंसिंग कफिंग कहीं नहीं देखा है, तो उनको मेरी ओर से कॉम्प्लीमेंट करिएगा. I wanted to let you know. And finally, before I let you go, if any one of you have something to say in terms of how you look at cinema now in the 21st century and what your aspirations are, I would be very happy to hear that. तो मैं बस यूं ही देखता हूं कि जैसे मैं हूं, मेरा और सिनेमा का नाता जो है वो दर्शक का था, और मैं एक बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूं, और ना ही इतना कुछ था कि हम फिल्म कभी बना पाते और ड्रीम ऑफ भी कर पाते कि हमारे खानदान में किसी ने ये सोचा कि हम फिल्म बना पाएंगे। तो इस तरीके से मेरे को लगता है सबके पास अपनी स्टोरी कहने के लिए है, और लोग अब रुझान भी ले रहे हैं इंडिया में फिल्म मेकिंग की तरफ। काफी फिल्म मेकिंग स्कूल बहुत ऐसी ऐसी जगह पे खुल रहे हैं जहां पर शायद एक्सेसिबिलिटी ना होती पहले, मुंबई के अदर देन भी छोटी जगहों पर। तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर जिस तरीके से सिनेमा मूव कर रहा है और जिस तरीके से फेस्टिवल्स है और ओटीटीज है जैसा आपने कहा, तो इनको इनको चांस मिले और इनको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें इंडिया का सिनेमा या साउथ एशियन सिनेमा जो है वो ग्रो करवाना है तो। जी जी। Chetan, the same question to you, and while you answer, I somewhat of a digression. इस फिल्म में सबसे मेमोरेबल सीन आपके लिए कौन सा रहा एज एन एक्टर टू परफॉर्म? एक्चुअली बहुत सारे सीन्स हैं, मैं ऐसे किसी को भी ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हैं जो जो अगर मैं बोलूंगा तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा, सो आई वोंट गो फॉर दैट, बट या दैट वन इज इट कम्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फिल्म, सो वो बहुत ही प्रेशियस है मेरे लिए वो सीन, एंड आई गेस इफ यू हैव सीन द फिल्म तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट एक जो है जो सीन शायद ट्रेलर टीजर में भी देखने आता है, वो बहुत खास है, जहाँ पर स्वामी जी के साथ में चर्चा हो रही है और स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए नर्मदा क्या है, माँ है या नदी है जी। तो जब वो मैंने नोवेल में भी, अशोक सर की नोवेल में भी जब वो पढ़ा था मैंने, और आप कई दफा आप कुछ पढ़ते पढ़ते आप रुक जाते हैं और आप बस उसको एब्जॉर्ब करते हैं, आप फिर उसी में रहना चाहते हैं, उस थॉट में कि नर्मदा को तुम किस तरह देखते हो, मतलब नर्मदा नदी है या शिवपुत्री? हाँ, तुम नर्मदा को शिवपुत्री की तरह देखते हो कि नदी की तरह देखते हो। तो मैं उसी में काफी देर तक फंसा रह गया था फिर, और वो बहुत खास है क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं कोई भी कॉस्मिक पावर की, या जैसे अलग अलग माइथोलॉजी, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स में अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो जो भी वो सुप्रीम पावर है, हम या तो उसका एक्सटेंशन मान सकते हैं नर्मदा को, या बाकी जो कुछ भी हम प्रकृति में देखते हैं, या फिर हम बस उसको प्रकृति का एक्सटेंशन मान सकते हैं, नेचर का। दोनों ही केसेस में वो कुछ तो ऐसा है जो सररियल है, तो वो एक बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही ट्रेजर्ड सीन है वो मेरे लिए। I see. Yeah. And Rishika, yes. What has been the most memorable part for you in terms of as an actor to perform without spoiling anything? Yes. So, like
मुझे लगता है कि अदिति पहले से मुझ में थी और शिरीष ने ढूंढा है अदिति को मुझ में. अच्छा. And all the scenes I would say, and एक सीन है शायद वो भी ट्रेलर में है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी, कुछ बड़ा नहीं करना चाहती, बस छोटे Right. बच्चों को पढ़. So like being in the moment, living in the present and not thinking about the future. So we are sitting in the boat and यहाँ से दूसरी बोट से शॉट ले रहे हैं और हम दूसरी बोट पे हैं and we are just casually doing the conversation and मुझे मतलब I was literally living in the present and saying the dialogues and those were not the dialogues for me and I was just living it and I could still feel the water and some noise like the sound and like of the मंदिर and so many things were going on. चिड़ियाएं तो सब मुझे याद है अभी भी and I still feel कि वो बहुत like that was something. अच्छा. It gave me something. अच्छा. जाने से पहले अशोक अगर हैं तो उनसे मुझे नहीं लगता है वो सुन पा रहे हैं. हाँ, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया, सम नेटवर्क प्रॉब्लम. Okay, no, that's fine. So, to you, Shirish, to conclude, it's maybe a bigger, broader question. I had started with that question to you when we began the conversation. At this age, the age that you are at, what is it that prompts you to get into themes of that nature? अब तो जैसे हिंदुस्तान में कहेंगे इनकी अभी तो उम्र ही क्या है आपकी ये सब सोचने की, तो क्यों सोचते हैं आप, मुझे जरा बता दीजिए, फिर जाने दूंगा मैं आपको. हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शायद बहुत कम लोग होते हैं मुझसे ये पूछने वाले, उनमें से आप हैं. तो मेरा मानना ये है कि तब क्यों सोचा जाए जब हम बिस्तर पे हों और अपाहिज पड़े हों, और तब हम उस सत्य के बारे में सोचें जिसने जीवन भर हमें चलाया. मतलब ये तो बात है कि अगर मरने से पहले जिसको इस चीज का ख्याल आया तो वो तो कोई मतलब का नहीं रहा, और बीच में भी आ गया तो ठीक है, उसके पास अभी 15-20 साल हैं, और अगर जवानी में ही आ जाए तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है. तो मुझे लगता है कि सबको एक ना एक दिन जाना है, और कुछ है जो हमें चला रहा है और पूरे अस्तित्व को चला रहा है, और उसके लिए मैं हर दिन कृतज्ञ रहता हूँ. और मुझे भी ये नहीं पता है कि मैं कब तक हूँ, कि मेरी एक 60 ईयर की उम्र है या 100 साल की है या 35 साल की है, तो मुझे भी नहीं पता है. तो हर दिन एक नया है, और हर दिन उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन, उसकी खोज में थोड़ा सा डेडिकेशन मेरा ये हो ही गया, ये बचपन से ही है. तो व्हेन आई वाज बोर्न, तो मेरे दादाजी ने जैसे नर्स होती है तो उसने ला करके कहा कि बाबा हुआ है, बेबी या बाबा. तो उन्होंने बचपन से ही मेरा नाम बाबा रख दिया था, लाइक निकनेम. मैं तो वो नाम का असर भी कह सकते हैं हम. तो ये सारी चीजें. टू कंक्लूड, शैलेंद्र का गाना है बड़ा मशहूर, उसमें एक अंतरा है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया. वही किस्सा पुराना है. In a sense, what you were saying, that if you're going to waste your youth on useless, trivial stuff, and at the end of your life you're going to worry about what animates this universe or animates human life, what's the point? So I suddenly thought of that song, since गाने आपके लिए अहम है, मेरे लिए भी है. तो बिल्कुल इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ. एक बात को, सुरेंद्र राजन जी के साथ जब हम शूट कर रहे थे, और राजन जी ने एक बहुत प्यारी बात हमसे कही थी कि हमारे पास जो एक्टिव ईयर्स हैं वो बहुत कम है जीवन में. एक्टिव ईयर्स तो बहुत कम है, और बाकी समय तो हम मरे ही हुए हैं, सिर्फ ये जीवन भर जिंदा हैं. बाकी इतिहास के पन्नों में तो हम मरे हुए हैं, और उसमें भी एक्टिव ईयर्स अगर आप लगाएं तो बचपन में हम बड़े होते हैं, तब तक 15 साल तक होश संभलता है. 15 के बाद 40 से तो समथिंग होना स्टार्ट हो जाता है. तो अब ये जो हमारे पास 15, 20, 25 साल हैं,
ये एक्टिव ईयर्स हैं और इसको हमें लगाना है हमारे सेंसेस को डेवलप करने के लिए। तो वो अपनी पूरा उन्होंने अपनी लाइफ Right. जो है वो यायावर की तरह ही जिया है, जो उन्होंने डायलॉग बोला है। तो Right. वो आज Interesting. भी वो मुंबई छोड़ चुके थे और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने जब हमने ये प्रेजेंट किया कि सर ये पिच है और बड़ी मुश्किल से उन तक रीच आउट हुए, उस टाइम वो हिमालयस में थे। Oh, अच्छा। हाँ, ही वाज 84 व्हेन वी वर शूटिंग इन पीक कोविड। Oh, really? और उसके बाद उनसे चर्चा हुई तो बोले कि जीवन भर मैं यही खोज रहा था, ये फिल्म तो मैं करूंगा, मेरी कोई डिमांड्स नहीं है इसके लिए। और फिर उसके बाद वो करने आए और अभी भी वो कहाँ है हमें नहीं पता है। Oh, wonderful.